नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में। अब तक हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 4 पाठ पढ़ चुके हैं। व्याकरण के भी 4 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। लघु व्याकरण और व्याकरण के अन्य संबंधित बातें, निबंध और पत्र भी हम कर चुके हैं। तो रचना भाग में निबंध और पत्र हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपठित गद्यांश, जो हमारे प्रश्न पत्र में पहले ही प्रश्न के रूप में आता है। और अपठित होता क्या है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। अपठित होता है नहीं पठित, पढ़ा गया, जो पहले नहीं पढ़ा गया है, ऐसा गद्यांश जिसे पहले नहीं पढ़ा है लेकिन अब पढ़कर जब वह हमारे सामने है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं और वो हमें देने होते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि अपठित गद्यांश के जब प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो। अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भावबोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। भावबोध के आपने उससे क्या समझा, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। स्वयं से उत्तर नहीं बनाने, उस गद्यांश में जिस बात की ओर संकेत है वही लिखना होता है। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसे का तैसा न उतारा जाए। उन्हें अपने शब्दों में सरल भाषा में लिखना चाहिए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अब यह हमारे प्रश्न पत्र में संकलित क्यों है, क्यों दिया जाता है प्रश्न, उसका उद्देश्य क्या है वह जानते हैं। मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का उद्देश्य है कि छात्रों के भाषा बोध का पता लगाना, कि छात्रों को भाषा की जानकारी कितने स्तर तक हुई है, कितनी मात्रा में वो सीख चुके हैं भाषा को, कितना अभी और शेष है। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे, उन्हें समझ आ रहा है तो भाषा बोध अच्छा है, समझ नहीं आ रहा है तो अभी काम करने की और आवश्यकता है। अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है। फिर अब जब हम गद्यांश को हल करेंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। पहला बिंदु है, दिए गए गद्यांश को कम से कम 1 या 2 बार मौन वाचन जरूर उसका करें। मौन वाचन, मन में उसको ध्यान से पढ़ें तथा उसे समझने का प्रयास करें कि उस गद्यांश में लेखक, रचनाकार क्या कहना चाहता है। दूसरा बिंदु, तदुपरांत अर्थात उसके बाद प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें। उस गद्यांश के जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और फिर प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित करें कि इस प्रश्न का उत्तर इस पंक्ति में छिपा हुआ है, वहां से हम लिख सकते हैं, तो उस पंक्ति को आप रेखांकित कर दें ताकि उत्तर लिखते समय थोड़ी आसानी रहे। अगला बिंदु है, जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। ज्यों का त्यों न उतारें, उसे समझें और अपने शब्दों में लिखें, और वाक्य और भाषा दोनों ही सरल हों तो ज़्यादा बेहतर होता है। ज्यों का त्यों लिखने से जो है प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है और अंक कट भी सकते हैं। अगला बिंदु है, जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें, अनावश्यक विस्तार न दें उत्तर को अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय। यदि शीर्षक देना हो, अगर प्रश्न में शीर्षक पूछा गया है तो किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें। अब पेपर में, परीक्षा में तो आपके पास रफ पेज वहां पर नहीं होगा, तो आप मार्जिन लगा लीजिएगा और साइड में ही आपको शीर्षक 2-3 सोचने हैं जो आपको लगे कि ये हो सकता है। फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। अब शीर्षक से संबंधित बात यह है कि शीर्षक प्रायः है जो गद्यांश दिया होता है उसकी पहली अथवा अंतिम पंक्ति में होता है, या शीर्षक जो होता है बार बार उस शब्द का जिक्र, उस चीज का जिक्र उस गद्यांश में मिलता है। तो जो बार बार जिसके बारे में बात की जा रही है उसी से जुड़ा हुआ हमारा शीर्षक होना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, पढ़ते हैं पहले से, फिर इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे।
हर बड़ा साहित्यकार जो लेखक या कवि होते हैं उन्हें कहा जाता है, साहित्य और विशेषकर शब्द की गरिमा और मर्यादा पर लड़ने मरने को तैयार रहता है। बच्चन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बच्चन जी ने जितना आदर अपने साहित्य का किया उतना ही भारत तथा विदेशों के साहित्य का भी किया। इसलिए समय समय पर अनुवाद, जिसको आप ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद संबंधी नीति बनाते हुए उन्होंने भाषा की गरिमा बनाए रखने पर बहुत बल दिया कि भाषा में शालीनता भी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए भाषा कि दूसरे को समझ भी आए और शब्दों का चयन सोच समझ कर हो। उनका कहना था कि अंग्रेजी का अनुवाद बाजारू स्तर की हिंदी में मांगना हिंदी के साथ अन्याय करना है। जब जब हिंदी अंग्रेजी के स्तर तक उठने की कोशिश करती है तो उस पर तुरंत दोष लगाया जाता है कि वह कठिन और क्लिष्ट है, क्लिष्ट अर्थात मुश्किल है, तथा जब वह उससे घबराकर अति सरलता की ओर जाती है तो उसे अपरिपक्व कह दिया जाता है कि जब मुश्किल लिखते हैं, थोड़ी सी स्तर की लिखते हैं तो उसे मुश्किल बता देते हैं, जब सरलीकृत करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं कि इमैच्योर है, उचित नहीं है, लेवल अच्छा नहीं है। बच्चन जी ने अपने गद्य और पद्य दोनों में ही एक सुंदर, सुगठित और सरल हिंदी का प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि आवश्यकता के अनुसार संस्कृत की ओर झुकती हिंदी भी लोकप्रिय और रंजक हो सकती है, कि उसे लोग पसंद भी कर सकते हैं और उसे पढ़कर लोगों को प्रसन्नता भी मिलेगी। तो अब जो ये हमने गद्यांश पढ़ा, इसमें जो है बार बार बच्चन जी का वर्णन आ रहा है। तो बच्चन जी का वर्णन है तो हमारा शीर्षक अगर इससे जुड़ता है तो एक तो बच्चन शब्द आना चाहिए उसमें। अब बच्चन जी की जो बातें कही गई हैं तो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित। तो हम कहेंगे बच्चन एवं भाषा, शीर्षक बन सकता है, या बच्चन की भाषा के प्रति दृष्टि, या उनका दृष्टिकोण हिंदी भाषा के प्रति। इस तरह से आप जो है शीर्षक बनाएंगे कि जिस बात का जिक्र बार बार गद्यांश में हुआ है उसी से संबंधित जिक्र होगा। अब मान लो अगर कहें कि इसमें प्रश्न बना दें, अनुवाद से संबंधित जो बात आई है कि अनुवाद से के संबंध में उनके क्या विचार थे, तो उन्होंने क्या कहा है कि जब भी अनुवाद किया जाए तो भाषा का स्तर नीचा ना लिया जाए, उसे जिस लेवल पर भाषा होनी चाहिए लेखक की, सभ्य व्यक्ति की सभ्य भाषा, शालीन भाषा और गरिमामयी भाषा कि अच्छी भाषा में उसका अनुवाद होना चाहिए। ये नहीं कि कैसे भी शब्द उसमें डाल दिए जाएं। तो वो पंक्ति आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने लिखा है कि अनुवाद बाजारू हिंदी में ना किए जाएं बल्कि उसका स्तर अच्छा हो। मान लो ये उन्होंने दूसरा प्रश्न अगर यह आ जाए कि हिंदी पर क्या दोष लगाया जाता है, हिंदी पर दोष लगाया जाता है, गद्यांश में आया है कि या तो वह क्लिष्ट कह देते हैं, उसको कठिन है, या फिर उसे क्या कह देते हैं, अपरिपक्व कह देते हैं। तो इसमें दो पंक्तियां आपने ढूंढनी है और इसे अपने शब्दों में लिख देंगे। अब अगला प्रश्न ये बन सकता है, अंतिम पंक्ति जो पास अंत में आई है उसमें से देखकर, कि कौन सी हिंदी को लोकप्रिय और लोकरंजक कहा जा सकता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे इसे, जो अंतिम पंक्ति उसे ध्यान से पढ़कर, कि आवश्यकता के अनुसार जो संस्कृत की ओर झुकती हुई हिंदी है, अर्थात जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, वह लोकप्रिय और लोकरंजक हो सकती है। और यह हमें बच्चन जी की रचनाओं में भी दिखती है। तो लोकप्रिय और लोकरंजक हिंदी कौन सी है? जिसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इस तरह से हमें उत्तर छांटने हैं। फिर अगर हम ये कहें कि इसमें ये प्रश्न क्या बन सकता है कि अनुवाद जब करते हैं, अनुवाद संबंधी अगर नियम बनाए जाएं तो बच्चन जी ने किस बात पर अधिक बल दिया है। मान लो यह प्रश्न है तो हम पढ़ते हुए हमें पता लगा है कि उन्होंने कहा है कि जब अनुवाद करें तो सबसे पहले भाषा की गरिमा को बनाए रखें, उसमें उचित शब्द चयन होना चाहिए। दूसरा, उनका कहना था कि अंग्रेजी का अनुवाद अगर हिंदी में है तो हिंदी को कहें कि बहुत हल्के स्तर पर हिंदी में अनुवाद कर दें तो वह हिंदी के साथ अन्याय है। हिंदी की जो अपनी गरिमा है वह बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह जब हम किसी भी गद्यांश का अनुवाद नहीं, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो कम से कम पहले 2 या 3 बार उसे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ साथ प्रश्न पढ़ते हुए पंक्तियों को रेखांकित करेंगे कि इसमें उत्तर छिपा हुआ है, और फिर उत्तर लिखते समय अपनी भाषा में उसे लिख देंगे और शीर्षक में ध्यान देंगे
कि जो बात बार बार कही जा रही है, जिसका नाम बार बार आ रहा है, वह हमारे शीर्षक से संबंधित होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो आपकी पुस्तक में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आप उन्हें करने का प्रयास कीजिएगा। कोई समस्या है तो अवश्य पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।